गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपना यूट्यूब परिवार आदित्य साइंस कंसेप्ट पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किए गए एनुअल मॉडल पेपर को सॉल्व कर रहे थे और एनुअल मॉडल पेपर में हम लोगों ने मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है और साइंस के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी भी बाकी है। तो आज हम लोग वर्ष का अंतिम दिनों में इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी साइंस के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसको समाप्त करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपने पिछले लेक्चर को अटेंड किया होगा और उसको बेहतर ढंग से ध्यानपूर्वक आप पढ़े होंगे, उसका रिवीजन किए होंगे और उसके जो भी इर्द गिर्द क्वेश्चन बनने वाले थे उसके अच्छे ढंग से जो भी हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया था उसको भी आप कंप्लीट कर लिए होंगे। तो चलिए आज हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि यही हमारे 57 नंबर क्वेश्चन से बचा हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुभारंभ करते हैं। क्वेश्चन है कि जठर ग्रंथियां पाई जाती है कहाँ पर? यकृत में पाई जाती है, आंख में पाए जाते हैं, अमाशय में पाए जाते हैं या अग्नाशय में पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए, अगर हम बात करें जठर ग्रंथियां की, तो जठर ग्रंथियां हमारे पाचन तंत्र के हिस्सा है। जठर ग्रंथियां हमारे पाचन तंत्र के हिस्सा है। तो सबसे पहले हम एक रफ पाचन तंत्र का हिस्सा बना लेते हैं। तो ये हमारा पाचन तंत्र का हिस्सा है, ये हमारा मुख है। इसको हमने क्या नाम दिया? मुख। ये हमारा ग्रास नली है। ये क्या है? ग्रास नली है। ध्यान रखेंगे मेरे भाई, कभी कभी पूछ देता है प्रश्न कि ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है। तो ग्रास नली की लंबाई औसतन अगर बात की जाए तो 15 सेंटीमीटर होता है। औसतन कितना होता है? 15 सेंटीमीटर होता है। एक यहाँ से और भी प्रश्न बन जाते हैं कि पाचन तंत्र का वह कौन सा हिस्सा है जहां पर भोजन के पाचन नहीं होते हैं? जहां पर भोजन का पाचन नहीं होता है तो ग्रास नली। भोजन का पाचन कहां पर नहीं होगा? भोजन का पाचन नहीं होता है ग्रास नली में। बात क्लियर है? उसके बाद जैसे जैसे भोजन उतरता है तो भोजन अब उतरेगा हमारा, ये हमारा अमाशय है। ये क्या है? अमाशय है, जिसको हम लोग पेट भी कह देते हैं। ठीक है, तो देखिए अमाशय के 3 हिस्सा होते हैं। अमाशय के कितने हिस्सा? 3 हिस्सा होता है। और ये 3 हिस्सा में ध्यान रखेंगे कि ये ऊपर वाला कार्डियक कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्डियक कहलाता है। बीच वाले अगर हिस्सा की बात की जाए तो ये बीच वाला हिस्सा जो है फंडिक कहलाता है। ये हमारा फंडिक कहलाता है। और ये वाली जो हिस्सा है इसको हम लोग पाइलोरी के कहते हैं। ये इसको क्या कहते हैं? पाइलोरी के कहते हैं। और इसी पाइलोरी के पास हमारा ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जठर ग्रंथियां पाई जाती है। यहाँ पर क्या पाई जाती है? तो आप कहेंगे कि सर जठर ग्रंथियां पाई जाती है। जठर ग्रंथियां पाई जाती है। जठर ग्रंथि पाई जाती है। बात क्लियर होगा? तो यहाँ से सबसे पहला तो हमें जो प्रश्न पूछा था कि जठर ग्रंथियां पाई कहाँ पर जाती है, तो हमारा उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमाशय में पाए जाते हैं। अब यहाँ से कुछ और इंफॉर्मेशन आपको जानने चाहिए, ठीक है, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। अगर जठर ग्रंथि की बात करें तो जठर ग्रंथि से 2 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। एक होता है रेनिन, एक कौन सा है? रेनिन एंजाइम है। और एक का नाम है पेप्सिन। एक का नाम है पेप्सिन एंजाइम। एक का नाम है पेप्सिन। रेनिन का काम होता है कि दूध के पाचन में सहायक होता है। दूध के पाचन में सहायक होता है, यानी सहायता करता है। यानी कि दूध को पचाने के लिए हमें कौन सा एंजाइम सहायता करता है? तो रेनिन नामक एंजाइम जो होता है वो दूध के पचाने के लिए सहायता करते हैं। पेप्सिन की अगर बात की जाए तो पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ता है। कहा किसमें तोड़ देता है? प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देता है। और पेप्टोन में क्या करता है? तोड़ता है। और ध्यान रखिएगा कि यहां से क्वेश्चन कैसे बनेंगे। क्वेश्चन बोल देगा कि प्रोटीन का पेप्टोन में
परिवर्तन कहाँ पर होता है, यानी प्रोटीन पेप्टोन में बदलता है कहाँ पर, तो आप ध्यान रखेंगे कि वो भी अमाशय में बनता है। कहाँ पर? अमाशय में। और अमाशय में ये कौन सा एंजाइम? तो पेप्सिन। पेप्सिन नामक जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन को किस में बदल देता है? पेप्टोन में बदल देता है। तो यहाँ से इतने सारे आपको इन्फॉर्मेशन जानने थे। बात क्लियर है? चल, अब आते हैं अग्नाशय पर। कुछ अग्नाशय से भी आप ध्यान रखेंगे कि अग्नाशय से हमारा क्या क्या प्रश्न बन सकता है। देखिए, चल, अग्नाशय की अगर हम बात करें, चल, अग्नाशय से भी तीन तरह के एंजाइम निकलते हैं। एक का नाम है लाइपेज, एक का नाम है एमाइलेज, और एक का नाम है ट्रिप्सिन। एक का नाम है ट्रिप्सिन। लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, शॉर्ट में याद रखेंगे लैट। शॉर्ट में नाम याद रखेंगे लैट। एल से हो गया लाइपेज, ए से हो गया अमाइलेज, और टी से हो गया ट्रिप्सिन। लाइपेज का काम होता है वसा का पाचन करना। वसा का पाचन करना। अच्छा, यहाँ से एक और भी बात ध्यान रखेंगे मेरे भाई कि एंजाइम का काम ही होता है पाचन करने का। एंजाइम का कार्य ही होता है भोजन को पचाने का। तो वसा को पचाने का काम कौन करेगा? लाइपेज एंजाइम। अब इसको वसा कहिए, फैट कहिए, या लिपिड कह दीजिए, जो भी कहना है आप कह सकते हैं, ठीक है। कभी भी यहाँ से प्रश्न आ जाए कि वसा को पचाने में कौन सहायता करता है, तो लाइपेज, या फैट को, या लिपिड को, या वसा को, जिसका आप कह सकते हैं लाइपेज। अमाइलेज किसका? तो अमाइलेज जो होता है वो शर्करा का पाचन करता है। शर्करा हम किसे कहते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं शर्करा। और ये कार्बोहाइड्रेट, अब यहाँ से पहचान कैसे करेंगे कि वो कार्बोहाइड्रेट है, तो ध्यान रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट की पहचान आप करेंगे कि जिसके अंत में ओज लगा रहे। ओज लगा रहे या एज लगा रहे, ओज लगा रहे या एज लगा रहे, तो ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे? तो आप कहेंगे कि सर ये कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा। और ये कार्बोहाइड्रेट, अब जैसे एग्जांपल की बात करें, सुक्रोज है तो लास्ट में क्या है? ओज है। ग्लूकोज लास्ट में ओज है। माल्टोज लास्ट में ओज है। और हम कह सकते हैं फ्रुक्टोज, ये भी क्या है? ओज है। यानी कि ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट है, जिसको हम ग्लूकोज भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? जिसको हम ग्लूकोज भी कह देते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ट्रिप्सिन का काम क्या होता है? तो देखिए, अभी अभी हमने बताया कि जो पेप्सिन है, जो पेप्सिन है, ये पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को, किसको? प्रोटीन को किस में बदलता है? तो आप कहेंगे कि सर पेप्टोन में बदल देता है। प्रोटीन को किस में बदलता है? पेप्टोन में बदल देता है। अब ये पेप्टोन जो है, पेप्टोन जो है, ये ट्रिप्सिन की मदद से पेप्टाइड में बदलता है। किस में बदल जाता है? पेप्टाइड में बदल जाता है। यानी पेप्टोन जो है अब किस में बदल गया? पेप्टाइड में बदल गया। किसकी सहायता से? तो आप कहेंगे कि सर ट्रिप्सिन नामक एंजाइम की सहायता से। तो यहाँ से अब प्रश्न आपके बहुत सारे बन गए। पहला प्रश्न कि दूध को पचाने में सहायता कौन करता है? तो रेनिन एंजाइम करता है। प्रोटीन पेप्टोन में बदलता है, कहाँ पर? तो आमाशय में। किसकी मदद से? पेप्सिन की मदद से। प्रोटीन का पहली बार पाचन कहाँ पर होता है? तो आमाशय में होता है। कहाँ पर होता है? आमाशय में होता है। पेप्टोन कहाँ पर बदलता है पेप्टाइड में? तो आप कहेंगे कि सर ट्रिप्सिन की मदद से बदल जाता है। किसमें? तो पेप्टाइड में बदल जाता है। अब यहाँ से एक रोग का आप नाम ही ध्यान रखेंगे कि अल्सर नामक रोग है। अल्सर रोग है, ये किससे संबंधित है? तो ध्यान रखेंगे कि ये अल्सर नामक जो रोग है वो हमारे अमाशय से संबंधित है। किससे संबंधित है? अमाशय से संबंधित है। तो इतने सारे आपको इंफॉर्मेशन जानने थे। बात समझे? चल, तो उम्मीद करते हैं कि आप ये सारे के सारे क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चल, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है? अभी अभी हमने बताया है कि वसा के पाचन में सहायक कौन होता है? तो लाइपेज होता है। कौन सहायक होता है? लाइपेज होता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? लाइपेज हो जाएगा।
बात क्लियर है। अब ये माल्टेज और लैक्टेज, ये माल्टेज और ये रहा लैक्टेज, ये दोनों को दोनों क्या है, तो आप कहेंगे कि सर ये दोनों का दोनों शर्करा है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट है। टाइलिन की अगर बात की जाए तो ये टाइलिन भी एक प्रकार का एंजाइम होता है, टाइलिन भी एक प्रकार का एंजाइम होता है। अब देखिए माल्टेज जो होता है ना, माल्टोज के पाचन में सहायता करता है, किसमें, माल्टोज के सहायता करता है पचाने में। लैक्टेज जो है लैक्टोज को पचाने में, लैक्टोज को पचाने में सहायता करता है। टाइलिन एंजाइम जो है ये भी कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो आप कहेंगे कि सर मुख से प्रारंभ होता है। कहाँ से प्रारंभ होता है, मुख से प्रारंभ होता है। इस बात का और भी ध्यान रखिएगा कि टाइलिन जो होता है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो मुख में जो लार पाया जाता है उसी में टाइलिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। तो टाइलिन एंजाइम जो होता है वो हमारी सलाइवा में पाई जाती है, और यही टाइलिन जो है कार्बोहाइड्रेट को पहली बार पचाने के लिए सहायक हो जाता है। तो इस वजह से आप ध्यान रखेंगे कि भोजन का पाचन कहाँ पर प्रारंभ होता है, मुख से प्रारंभ होता है। और किसका पाचन, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन। बात क्लियर है। चल, तो यहाँ से इतने सारे इंफॉर्मेशन आपको जानने थे। चल, क्वेश्चन है, पीत रस का रंग होता है, पीत रस का रंग होता है, पीला होता है, हरा होता है, सफेद होता है, इनमें से कोई नहीं, कौन सा होगा। तो देखिए ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि पीत रस निकलता कहाँ से है, तो ये हमारा यकृत से निकलता है। कहाँ से निकलता है, यकृत से निकलता है। और ध्यान रखेंगे कि यकृत से निकलता है, और इस पीत रस का अगर वास्तविक कलर की हम बात करें तो पीला हरा होता है, पीला हरा होता है। इसका वास्तविक कलर कौन सा होता है, पीला हरा होता है। लेकिन यहाँ पर कहीं भी ऑप्शन नहीं दिया गया है कि पीला हरा का, पीला अलग है हरा अलग है। तो देखिए इन्होंने जो क्वेश्चन बनाया है वो क्वेश्चन हमारे ख्याल से बिलुबरीन के आधार पर बनाया है, बिलुबरीन के आधार पर बनाया है इन्होंने, ठीक है। बिलुबरीन क्या है, यह भी एक प्रकार का हमारा पदार्थ होता है हमारे शरीर में, जिसके वजह से हमारे मल का कलर पीला होता है। मल का जो कलर है वो कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। और इसी को सोचकर इन्होंने पीत रस का रंग कैसा सोचा होगा, तो मेरे भाई पीला रंग इन्होंने सोचा होगा। तो इसका सही आंसर हम कौन सा लगाएंगे, पीला। लेकिन वास्तविक कलर हम आपको बता दिए कि ये पीला हरा कलर का होता है। बात क्लियर है। चल अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, पौधों में श्वसन होता है, पौधों में श्वसन होता है कहाँ से, तना में, पत्तियों में, जड़ में, या इनमें से सभी में, कहाँ से होते हैं। तो देखिए बहुत सारे बच्चे क्या सोचेंगे कि श्वसन केवल पत्तियों में होता है, श्वसन केवल पत्तियों में होता है, और वो ऑप्शन नंबर बी लगाकर चले जाएंगे और एग्जामिनर उनको बस यही काट देगा, तो गया नंबर। तो इस बात को ध्यान रखना है, आपको अच्छे ढंग से कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए अगर हम बात करें तो पौधों में श्वसन 3 जगह होता है, पौधों में श्वसन 3 जगह होता है। एक तो पत्तियों में भी होता है, ठीक है, दूसरा तना में भी होता है, और जड़ में भी होता है, तीनों जगह होता है। अब यहाँ से आपको ख्याल आ रहा होगा कि सर पत्तियों में तो हम जानते हैं, लेकिन तना और जड़ में कैसे। तो ध्यान रखिएगा कि पत्तियों में जिस तरीका से रंध्र पाए जाते हैं उसी तरीका से तना में भी पाए जाते हैं। अब जैसे साग हो गया, ठीक है, तो साग में भी जो उसके क्या होते हैं, कठोर टहनियाँ तो होता नहीं है, छोटे छोटे जो साग होते हैं या घास होते हैं उनके तो टहनियाँ मजबूत होती नहीं है, कठोर होते नहीं है। तो उससे भी क्या होते हैं कि उसमें छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, और छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं तो इस वजह से तना से भी वो श्वसन कर लेते हैं। और इसी तरीका से अगर जड़ की बात की जाए तो मान लीजिए कि ये जड़ है, मान लीजिए कि ये इनका पेड़ का कोई जड़ है, ये इनका रूट हेयर है, रूट हेयर जिसको हम कहते हैं, रूट का मतलब जड़, हेयर का मतलब बाल, यानी कि जड़ का बाल, ठीक है। ये सभी इस तरीका से आप जब निकालते हैं
किसी जड़ वाले पौधा को जब आप कबाड़ते हैं तो इस तरीका से बहुत सारे आपको रूट हेयर दिखाई पड़ता होगा। इस तरीका से बहुत सारे रूट हेयर दिखाई पड़ता है। अब इस रूट हेयर का काम क्या होता है? तो रूट हेयर का काम होता है कि भूमि में जो भी मिनरल्स हो उसको अवशोषित करना, जल है उसको अवशोषित करना, और साथ ही साथ मिट्टी में जैसे यहाँ पर क्या पाए जाएंगे, तो बीच बीच में मिट्टियाँ पाई जाएंगी, और मिट्टी में क्या होते हैं, तो आप कहेंगे कि मिट्टी में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, और इसी छिद्र में पाया जाता है हवा, जिसको हम ऑक्सीजन कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन। तो मिट्टी में मौजूद ऑक्सीजन को लेकर जड़ जो होता है वो कहाँ पहुंचा देता है, तो टहनियों तक पहुंचा देता है, पत्तियों तक पहुंचा देता है। तो ध्यान रखेंगे कि जड़ से भी श्वसन का कार्य होता है, क्योंकि ऊर्जा का निर्माण ऑक्सीजन से ही होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपके सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तना भी, पत्तियां भी, जड़ भी, और इनमें से सभी। तो हम किसके साथ जाएंगे, इनमें से सभी के साथ जाएंगे, क्योंकि श्वसन इन सभी जगहों पर होता है। बात क्लियर है? चल, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं? तो देखिए, इतनी बात तो आपको पता है कि हरे पौधे जो होते हैं वो दिन के समय ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ये बात समझ में तो आपको आता होगा, लेकिन ऐसा क्यों होता है? तो ध्यान रखिएगा कि पेड़ पौधों को भी ऊर्जा बनाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। देखिए, कोशिका में ऊर्जा का निर्माण होता है, जिसको आप माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ऊर्जा का निर्माण कहाँ पर होता है, तो आप कहेंगे सर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया में जब ऊर्जा का निर्माण होगा तो वो ऑक्सीजन पहुंचने पर ही होगा। जब तक ऑक्सीजन नहीं होगा तब तक ऊर्जा का निर्माण नहीं करेगा। तो ये क्या करता है कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो ऑक्सीजन वायुमंडल से लेते हैं, वायुमंडल से ऑक्सीजन लिया, मान लीजिए कि आज ऑक्सीजन लिया, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन लिया और साथ ही साथ यहाँ पर प्रकाश आया, तो प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो यहाँ पर क्या होते हैं कि ऑक्सीजन भी बनते हैं और CO2 भी बनते हैं। ऑक्सीजन भी बनता है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। अब इनको ऊर्जा बनाने के लिए जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होता है वो ऑक्सीजन उतना रखते हैं और बाकी को बाहर निकाल देते हैं। बाकी ऑक्सीजन को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण हुआ दिन में, ठीक है, क्योंकि उनको सूर्य का प्रकाश कब मिला, दिन में मिला। तो प्रकाश संश्लेषण हुआ तो ऑक्सीजन भी बना, कार्बन डाइऑक्साइड भी बना। तो इनको प्रकाश संश्लेषण करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए था। क्या चाहिए था, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए था। तो कुछ वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लिए। अब जो भी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण उनके शरीर में हुआ, यानी पेड़ पौधे के अंग में हुए, अब उस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज ये लोग फिर से करने लगते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो दिन के समय में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था वो उनके शरीर में ही खपत हो रहे थे। किस लिए, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में खत्म हो रहा था, ऊर्जा बनाने में खत्म हो रहा था। ठीक है, लेकिन रात के समय क्या होता है कि रात में ऑक्सीजन, ये लोग ऊर्जा बनाने के लिए तो इनको ऑक्सीजन चाहिए, ऊर्जा बनाने के लिए इनको ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन रात में क्या होता है, प्रकाश इनको नहीं मिल पाता है, और प्रकाश नहीं मिल पाता है तो ये क्या करते हैं कि जो CO2 था, CO2 का निर्माण हुआ। अब यहाँ ऑक्सीजन का उतना निर्माण नहीं हुआ, ऑक्सीजन का निर्माण उतना नहीं हुआ जितनी मात्रा में होनी चाहिए थी। तो जितनी ऑक्सीजन की निर्माण हुई है ये खुद क्या करने लगते हैं, उसका उपयोग करने लगते हैं, और CO2 की मात्रा उनके अंग में बढ़ने लगती है, और बढ़ने के कारण ये CO2 की मात्रा क्या करते हैं, बाहर रिलीज करने लगते हैं। तो इस वजह से रात में क्या होता है, तो CO2 गैस छोड़ते हैं और ऑक्सीजन गैस को अपने अंदर प्रवेश कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि हरे पौधे जो होते हैं वो किस गैस का निष्कासन करते हैं रात्रि में, तो CO2 गैस का निष्कासन करते हैं। बात क्लियर हुआ? चल, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है? 2 ATP का, 4 ATP का, 36 ATP, 38
एटीपी का निर्माण। ध्यान रखिएगा कि ऊर्जा को हम लोग एटीपी में मापते हैं। ऊर्जा को यानी हमारे शरीर में जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो किस फॉर्म में होता है? एटीपी में। एटीपी का कई बार फुल फॉर्म में पूछा जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ध्यान रखिएगा, हमने पढ़ाया है इसको। अब किण्वन क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा कि ये एक अवायवीय प्रक्रिया है। ये कैसी प्रक्रिया है? अवायवीय प्रक्रिया है, यानी कि ये ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंस नहीं होता है। और जब बिना ऑक्सीजन के फर्मेंटेशन होगा, ठीक है, तो वहां पर केवल 2 एटीपी का निर्माण होगा। कितने एटीपी का निर्माण होगा? 2 एटीपी का। लेकिन जब वायवीय श्वसन होता है, कौन सा श्वसन? वायवीय श्वसन जो होते हैं, इस समय हमारे शरीर में 38 एटीपी का निर्माण होता है। कितने एटीपी का? 38 एटीपी का निर्माण होता है। तो ध्यान रखिएगा कि जब वायवीय श्वसन होगा तो इसका मतलब है कि 38 एटीपी का निर्माण होगा। और जब अवायवीय श्वसन होगा यानी कि बिना ऑक्सीजन के श्वसन होगा तो उस क्रिया में 2 एटीपी का निर्माण होता है। कितने एटीपी का निर्माण होता है? 2 एटीपी का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सामान्य डायस्टोलिक रक्तदाब होता है। देखिए, रक्तदाब जिसको आप ब्लड प्रेशर कहते हैं, तो ब्लड प्रेशर ध्यान रखिएगा कि 2 तरह का होता है। एक को कहते हैं सिस्टोलिक, एक को कहते हैं सिस्टोलिक, और एक को कहते हैं डायस्टोलिक। सिस्टोलिक, ध्यान रखिएगा कि सिस्टोलिक का अर्थ होता है सिकुड़ना। सिस्टोलिक का अर्थ क्या है? सिकुड़ना। और डायस्टोलिक का अर्थ है फैलना। डायस्टोलिक का अर्थ है फैलना। तो किसका सिकुड़ना, किसका फैलना? तो ध्यान रखिएगा कि हार्ट का। किसका? हार्ट का। हार्ट का सिकुड़ना और हार्ट का फैलना। यानी कि एक बार क्या होता है कि हार्ट जो होते हैं, यानी कि जो हमारी हृदय होती है, वो सिकुड़ते हैं। क्या होते हैं? सिकुड़ते हैं। जैसे ये हार्ट है, ठीक है, हार्ट के ये 4 चेम्बर होते हैं। हार्ट के कितने चेम्बर? 4 चेम्बर होता है, या जिसको हम वाल्व बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट, इसको कहते हैं राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल। इसको लेफ्ट वेंट्रिकल और इसको राइट वेंट्रिकल, ठीक है। यानी कि ये हमारा बायां आलिंद है, बायां आलिंद इसको कहते हैं, और इसको दायां आलिंद कहते हैं। तो बायां आलिंद और दायां आलिंद हुआ। इसी तरीका से ये बायां निलय, बायां निलय, और इसको हम कहते हैं दायां निलय। बायां निलय और दायां निलय। तो ध्यान रखिएगा कि बायां निलय और दायां निलय में ही क्या होते हैं? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक की घटना होती है। जब ध्यान रखिएगा कि दायां निलय क्या करता है? दायां निलय जब सिकुड़ता है, दायां निलय क्या होता है? जब सिकुड़ता है तो यहाँ से ब्लड बाहर निकलते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपके मुट्ठी में पानी है, मान लीजिए कि आप एक बैलून लिए हुए, ठीक है, या किसी पाइप को आप दबाते हैं तो क्या होता है? प्रेशर के साथ बाहर जाता है। प्रेशर के साथ क्या होता है? बाहर जाता है। लेकिन जब उसको छोड़ देते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है, यानी कि वहीं गिरने लगता है। तो ध्यान रखेंगे कि जब सिस्टोलिक यानी सिकुड़ेगा हार्ट तो प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा। जैसे पाइप का अगर मुख दाबेंगे तो क्या होता है? प्रेशर बढ़ जाता है। तो जब प्रेशर बढ़ेगा तो ध्यान रखिएगा कि सिस्टोलिक वाली जो घटना होगी वो भी 120 mm Hg होगा। क्या होगा? 120 mm Hg होगा। और जब डायस्टोलिक, डायस्टोलिक कहने का मतलब कि फैलना, क्या हुआ? फैलना, यानी हृदय क्या होगा? फैलेगा। तो फैलेगा तो वहां पर क्या होंगे? उसमें ब्लड आकर स्टोर होगा। ब्लड आकर स्टोर होगा तो प्रेशर कम जाएगा। तो डायस्टोलिक में ध्यान रखिएगा कि 80 mm Hg होता है। कितना होता है? 80 mm Hg होता है। तो यहाँ से कुछ भी प्रश्न बन सकते थे, ठीक है। सिस्टोलिक
यानी सिकुड़ना, डायस्टोलिक यानी फैलना, यानी सिस्टोलिक कितना होता है तो 120 mmHg होता है, और डायस्टोलिक कितना होता है तो आप कहेंगे कि 80 mmHg होता है। तो हमारा क्वेश्चन था कि सामान्य डायस्टोलिक रक्तदाब कितना होता है, तो मेरे भाई 80 mmHg होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। तो ये सारे इंफॉर्मेशन आपको जानने थे। बात क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस अंग में होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस अंग में होता है? तो ध्यान रखिए कि वाष्पोत्सर्जन का अर्थ होता है क्या है। सबसे पहले तो इस बात को समझेंगे कि वाष्पोत्सर्जन का अर्थ क्या होता है। कि देखिए, जब पेड़ पौधे के शरीर में आवश्यकता से अधिक जब पानी स्टोर हो जाता है, आवश्यकता से जब अधिक पानी स्टोर हो जाता है पेड़ पौधे के अंग में, तो वो क्या करते हैं, वाष्पन की क्रिया, वो यानी कि वो अपने शरीर से पानी को बाहर निकलने लगते हैं। पानी को क्या करने लगते हैं, बाहर निकालने लगते हैं, जिसको हम लोग वाष्पोत्सर्जन कह देते हैं। अगर एक सरल भाषा में समझा जाए तो पौधे अपने शरीर से अधिक जो पानी है उनको बाहर निकालते हैं, और उसी बाहर निकालने की घटना हमारा वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। सीधी सी बात समझा जाए तो, ठीक है। तो वाष्पोत्सर्जन कहाँ कहाँ होगा, तो ध्यान रखिए कि वाष्पोत्सर्जन तना में भी होगा, जहां जहां छिद्र होगा वहां हर जगह होगा, ठीक है। पत्ती में भी होता है, फूल में भी होते हैं। तो ये सभी जगहों पर क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। अब श्वसन जिस तरीका से होता है उसी तरीका से वाष्पोत्सर्जन भी होता है। तो ध्यान रखेंगे कि इसका सही आंसर कौन सा होगा मेरे भाई। तो आप कहेंगे कि सर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों? क्योंकि तना में भी वाष्पोत्सर्जन होता है, वहां से भी पानी बाहर निकलते हैं, फूल से भी पानी बाहर निकलते हैं, और पत्तियों से भी पानी बाहर निकलते हैं। बात क्लियर? इसी वाष्पोत्सर्जन की घटना से बचने के लिए पेड़ पौधे क्या होते हैं कि आप देखे होंगे कि बसंत गर्मी से पहले, गर्मी से पहले यानी जब गर्मी का आरंभ होता है तो उस समय पत्तियां अपनी गिरा देता है, पुरानी पत्तियों को क्या कर देता है, गिरा देता है पेड़ पौधे। किसके वजह से? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से बचने के लिए। दूसरा आपने देखा होगा कि ठंडे के दिनों में भी पेड़ पौधे अपनी पत्तियां गिराते हैं, लेकिन अब आप सोचेंगे कि सर ठंडी के दिनों में तो हम पत्तियां गिरते हुए देखे नहीं है। देखे हैं बट उतना गिरते हुए नहीं देखे हैं। तो मेरे भाई, ठंडी के दिनों में आप यानी कि ठंडे प्रदेश में आप नहीं रहते हैं, आप जो रह रहे हैं वो गर्म क्षेत्र है। लेकिन अगर ठंडी वाली क्षेत्र में अगर जाया जाए तो वहां पर पेड़ पौधे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं ताकि कम से कम वाष्पोत्सर्जन हो। तो ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर प्रश्न पूछा जाए कि वाष्पोत्सर्जन से बचने के लिए, वाष्पोत्सर्जन से बचने के लिए, या हम कह सकते हैं कि पानी की अधिक लॉस से बचने के लिए पेड़ पौधे क्या करते हैं, तो पत्तियां गिरा देंगे। अब पेड़ पौधे अपने फूल गिरा लेंगे, तना गिरा लेंगे या पत्तियां गिरा लेंगे, तो क्या गिराएंगे, पत्तियां ज्यादा, क्योंकि पेड़ पौधे में सबसे ज्यादा पत्तियां पाई जाएगी, फूल नहीं पाई जाएगी उतना। हर समय फूल नहीं पाए जाते हैं, या हर पेड़ पौधे में फूल नहीं पाए जाते, लेकिन पत्तियां हर पौधे में पाया जाएगा। तना नहीं गिरा सकता, तना नहीं गिरा सकता, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पत्ती। लेकिन इस वाष्पोत्सर्जन किस अंग में होता है, तो ध्यान रखेंगे कि तना में भी, फूल में भी, और साथ ही साथ पत्तियों में भी होता है। बात क्लियर? चल, क्वेश्चन है, अस्थि क्या है? अस्थि क्या है? पदार्थ है, कोशिका है, उत्तक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए सबसे पहली पॉइंट कि शरीर का सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शरीर के सबसे छोटी इकाई कौन सी है? छोटी इकाई कौन सी है? तो आप कहेंगे कि सर कोशिका है। क्या है? कोशिका है। यानी कि ये हमारा एक कोशिका है। तो ऐसे ही बहुत सारी कोशिका मिलकर, देखिए ध्यान रखें, एक ये हमारा कोशिका है, ये क्या है? कोशिका। और जब बहुत सारी कोशिका बनेंगे, जब बहुत सारी कोशिका एक साथ मिलेंगे तो ये हमारा क्या बन जाता है? तो आप कहेंगे सर उत्तक बन जाता है। क्या बनता है? उत्तक बन जाता है। अब ऐसे ही उत्तक बहुत सारे मिलेंगे, बहुत सारे उत्तक जब मिलेंगे, ये हमारा उत्तक है, ये क्या है? उत्तक है।
तो बहुत सारे जब उत्तक मिलते हैं तो ये उत्तक मिलकर किसका निर्माण, तो आप कहेंगे कि सर अंग का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण, अंग का। और बहुत सारे अंग जब मिलेंगे तो किसका निर्माण करेगा, तो एक बॉडी का निर्माण करता है। तो इसी तरीका से ध्यान रखिएगा कि अस्थि भी जो है वो क्या है, एक प्रकार का उत्तक है, क्योंकि छोटे छोटे कोशिका से मिलकर ही क्या बना है, हड्डियां बना है। क्या बना है, हड्डियां बना है। तो हड्डियां एक प्रकार का क्या है, तो आप कहेंगे कि सर उत्तक होता है। क्या होता है, उत्तक होता है। कोशिका मत लगाइएगा, कोशिका सबसे छोटी यूनिट है और वही मिल मिलकर एक बड़ा उत्तक का निर्माण कर लेता है। ठीक है, और यही उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करेगा और यही अंग मिलकर पूरे शरीर का निर्माण करेगा। बात समझे या नहीं समझे। जैसे अगर एक कमरा है, तो एक कमरा में आप ईंट जोड़ रहे हैं, तो एक ईंट कोशिका हो गया। जब ईंट पर ईंट जोड़ रहे हैं तो एक कमरा तैयार होगा, तो वो कमरा हमारा क्या हुआ, दीवार तैयार होगा। क्या होगा, जब हम ईंट पर ईंट जोड़ते हैं तो एक दीवार बनता है, तो दीवार को रिलेट करिए कि उत्तक हो गया। जब दीवार आपस में जुड़ेंगे तो कमरा तैयार यानी अंग हो जाएगा, और जब बहुत सारे अंग मिलेंगे तो क्या होगा, शरीर, यानी कि बहुत सारे कमरा मिलेंगे तो एक घर बन जाएगा। तो इस तरीका से आप इसे रिलेट करके पढ़ सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन हमारा, पादप में अपशिष्ट संचित रहते हैं कहाँ पर। अपशिष्ट पदार्थ कहाँ संचित रहता है, छाल में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में, पतियों में, इन सभी में। कहाँ पर, देखें अब यहाँ है कि अपशिष्ट संचित, अपशिष्ट हम किसको कहते हैं, अपशिष्ट पदार्थ किसको कहते हैं, जो पेड़ पौधे के शरीर के लिए अब किसी काम का नहीं है, तो उसको क्या करेगा, बाहर निकालने का प्रयास करेगा। ठीक है, जैसे फल, अगर पादप में अगर फल भी देखा जाए तो एक अपशिष्ट पदार्थ है, उसके लिए क्या है, अपशिष्ट पदार्थ है। अनाज भी उसके लिए क्या है, एक अपशिष्ट पदार्थ है। इसी तरीका से कह सकते हैं जैसे रबर का दूध होता है। ठीक है, रबर हम किससे बनाते हैं, तो आप कहेंगे सर पेड़ के दूध से बनाते हैं। तो उसके लिए एक, जैसे पेड़ का दूध जो होता है वो भी एक तरह का क्या है, अपशिष्ट पदार्थ है। कुछ गम होते हैं यानी गोंद होते हैं, जैसे रेजिन होता है, रेजिन भी एक तरह का क्या है, तो उसका एक क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ जैसा होता है, तो वो भी एक अपशिष्ट संचित हो रहता है। तो ये कहाँ पर होते हैं, तो पहली तो बात ध्यान रखिएगा कि उस वो पतियां में भी होता है, छाल में भी होते हैं और कोशिकीय रिक्तिकाओं में भी होता है। तो इन सभी जगहों पर क्या पाए जाते हैं, तो अपशिष्ट संचित रहते हैं, यानी कि जो भी बेकर इनके उपयोग लायक नहीं है, वो सारे चीजों को ये क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। और किसके मदद से, तो छाल में जो छाल के माध्यम से, पत्तियों के माध्यम से, कोशिकीय रिक्तिकाओं के माध्यम से। क्योंकि रबर का जो पौधा होता है उसके जब छिलके को हम छील देते हैं तो उससे दूध निकलने लगता है, तो वो भी क्या है, एक प्रकार का इसका अपशिष्ट संचित है। कोशिकीय रिक्तिकाओं में यानी कि पानी, पानी की मात्रा अधिक हो गया, उनके लिए अपशिष्ट पदार्थ है। तो कोशिका में पानी होता है वैक्यूल के पास, तो वो भी वाष्पोत्सर्जन करने लगेगा। पतियों में भी होता है, तो पतियां क्या करता है, गिरा देता है। तो इस तरीका से क्या होते हैं, तो पादप में अपशिष्ट संचित रहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। देखिए, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसको कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि ब्रेन का जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो होता है, इससे हम नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। यानी कि यही नेफ्रॉन से मिलकर, इसी नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन जो है किडनी का सबसे छोटा यूनिट होता है, सबसे छोटा यूनिट होता है। यानी कि ये एक प्रकार का संरचना है और साथ ही साथ ये फंक्शन भी अपना कंप्लीट करता है। इस वजह से इसे कहा गया कि संरचनात्मक और क्रियात्मक है, यानी अपना कार्य कंप्लीट करता है। इसी का काम है क्या करना, यूरिया का छानना। यही नेफ्रॉन मिलकर किसका निर्माण किया है, किडनी का निर्माण किया है। तो ध्यान रखेंगे कि संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसको कहते हैं, नेफ्रॉन को कहते हैं। बात क्लियर है। इसी का हिस्सा ये दोनों भी है, ये ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट जो है, ये दोनों का दोनों किसका हिस्सा है, तो आप कहेंगे कि सर ये किडनी का हिस्सा। ये पूछे जाने वाले प्रश्न है। बात क्लियर है। चल अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन है पौधे के उत्सर्जी पदार्थ है, अभी समझाएं आपको उत्सर्जी पदार्थ क्या है। तो एक रेजिन का हमने एग्जांपल दिया, गोंद भी उसका क्या है, एक प्रकार का उत्सर्जी पदार्थ है, टैनिन भी एक प्रकार का उत्सर्जी पदार्थ। ये सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करवाया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र है, स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र है सेरिब्रल, पेडिकल, डाइएन्सेफ्लॉन, ऑप्टिक पाली, सेरिब्रम, किसका। तो देखिएगा ये सेरिब्रल जो होता है ये हमारा कह सकते हैं कि पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है, समझे। तो इसका काम होता है बॉडी बैलेंसिंग करने का, बॉडी बैलेंस करने का, साथ ही साथ स्पीकिंग पावर को कंट्रोल करने का, और साथ ही साथ मूवमेंट को भी, यानी मसल्स मूवमेंट, साथ ही साथ मांस पेशियों में भी संकुचन का काम करता है। किसका काम करता है, कॉन्ट्रैक्शन का, यानी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है। तो ये सेरिब्रल का काम होता है। सेरिब्रम का काम होता है क्या करना, तो आप कहेंगे कि यादाश्त को बनाए रखना। किसको बनाए रखना, यादाश्त को बनाए रखना, यानी यही स्मरण शक्ति को कंट्रोल करता है। किसको करता है, स्मरण शक्ति को। तो ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन हमारा है कि स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र है क्या, तो सेरिब्रम होता है। क्या होता है, सेरिब्रम होता है। बात क्लियर है। चल क्वेश्चन है जड़ का अधोगामी वृद्धि कहलाता है, जड़ का अधोगामी वृद्धि कहलाता है। अधोगामी का मतलब होता है नीचे की ओर, अधोगामी का मतलब नीचे की ओर, भूमि की ओर। तो भूमि की ओर वो कहलाता है गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। ये सारे क्वेश्चन की हमने प्रैक्टिस करवाई है। जल की तरफ जाना पेड़ पौधे का जलानुवर्तन कहलाता है, प्रकाश की ओर वृद्धि करना प्रकाशानुवर्तन कहलाता है, रासायनिक पदार्थों की ओर गति करना रसायन अनुवर्तन कहलाता है। ये सारे चीज हमने पहले ही पढ़ाया है। एस्ट्रोजन स्रावित होता है, एस्ट्रोजन स्रावित होता है वृषण द्वारा, अंडाशय द्वारा, थायराइड द्वारा, लैंगरहैंस की दीपिकाओं द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि एस्ट्रोजन जो होता है ये महिलाओं में होता है, महिलाओं के शरीर में ये स्रावित होता है। और महिलाओं में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है अंडाशय। क्या नाम है, अंडाशय। तो अंडाशय से ही एस्ट्रोजन स्रावित होता है, अंडाशय से ही क्या होते हैं, एस्ट्रोजन स्रावित होते हैं। अब यहाँ से ध्यान रखिएगा कि वृषण द्वारा कौन सा हार्मोन निकलता है, तो टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होते हैं वो वृषण के द्वारा निकलते हैं। इसी तरीका से थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। और लैंगरहैंस की दीपिकाओं द्वारा इंसुलिन हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है, इंसुलिन हार्मोन्स निकलते हैं। तो ये सारे के सारे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको जानने थे। बात समझ। चल अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है स्वपरागन निम्न में से किन पौधे में होता है। ये एक बेहतर क्वेश्चन है, ये एक बेहतर क्वेश्चन है। देखिए समझते हैं स्वपरागन। ठीक है, एक लिंगी में होता है, उभयलिंगी में होता है, दोनों में होता है, इनमें से कोई नहीं। देखिए सबसे पहले समझते हैं कि स्वपरागन क्या होता है। देखिए स्वपरागन की अगर बात करें तो देखिए जैसे ये मान लीजिए कि कोई फूल है, ठीक है, ये हमारा इसी तरीका से एक और फूल बना लेते हैं।
चल, ये दो प्रकार के हमने एक फूल बनाया, ठीक है, दो प्रकार का हमने फूल बनाया। यहाँ पर पॉलिनेशन की क्रिया होती है, यानी कि परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना पॉलिनेशन कहलाता है, यानी परागन कहलाता है। परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागन कहलाता है। तो परागन दो तरह के होते हैं। परागन जो होता है मेरे भाई वो दो तरह का होता है। परागन दो तरह का होता है, एक तो होता है स्वपरागन और एक होता है परपरागन, या इसी को आप क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। देखिए, स्वपरागन क्या होता है कि एक ही फूल, ठीक है, एक फूल जो होते हैं वो फूल ऐसा होता है कि उभयलिंगी होता है। फूल कैसा होता है? उभयलिंगी होता है, ठीक है। उभयलिंगी फूल क्या होते हैं कि जिसमें समय समय पर मादा और नर दोनों जैसे युग्मक पाए जाते हैं। समय समय पर क्या होता है, मादा और नर दोनों के युग्मक डेवलप हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये परागन जो है अपने ही के पास चला जाता है, यानी यहाँ पर जो परागन है, एक फूल के जो परागकण है अपने ही वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है, तो हम इसे कहते हैं कि स्वपरागन है। इसको क्या कहते हैं? स्वपरागन है। बात समझे? लेकिन जब किसी दूसरे फूल या किसी दूसरे पौधे के, समान पौधे के दूसरे फूल से अगर पहुंच जाए, कहां पर, तो आप कहें कि सर वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए, तो इसको हम कहते हैं कि क्रॉस है। ये क्या है? क्रॉस है। क्या कहते हैं? क्रॉस। तो सीधी सी आप बात समझे कि जब एक फूल में, ठीक है, एक फूल में अगर खुद नर और मादा दोनों हैं, तो उन्हीं में अगर निषेचन हो रहा है, यानी कि परागकण वर्तिकाग्र तक जा रहा है, तो हम उसे कहेंगे स्वपरागन। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक फूल ऐसे भी होते हैं जिनमें केवल नर होता है और एक फूल ऐसा होता है जिसमें केवल मादा होता है, ठीक है। तो जब ये नर किसी मादा वाले पर चला जाता है, ठीक है, कहने का मतलब है कि किसी कीट के माध्यम से, कभी हवा के माध्यम से, कभी बारिश के माध्यम से, तो इस तरीका से जो परागन है वो वर्तिकाग्र तक चला जाता है, यानी एक फूल जो होगा केवल परागन होगा और एक फूल के पास केवल क्या होगा? वर्तिकाग्र, यानी अंडा से ये सब होंगे, तो चला जाता है। तो उसको हम कहते हैं कि क्या है? परपरागन है। उसको क्या कहते हैं? परपरागन है। तो ध्यान रखिएगा कि परपरागन क्या होगा? दो अलग अलग फूलों में, दो अलग अलग फूलों में अगर निषेचन हो रहा है तो परपरागन कहलाया, और एक ही फूल में नर और मादा दोनों है और उनमें क्या हो रहा है? निषेचन, तो हम उसे कहते हैं कि स्वपरागन है, ठीक है। और ये पौधा ऐसे भी हो सकते हैं, एक लिंगी भी हो सकता है और उभयलिंगी भी हो सकता है, ठीक है। तो स्वपरागन एक लिंगी में भी होता है, एक लिंगी में भी होगा और उभयलिंगी में होगा। तो इसका सही आंसर मेरे भाई कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। बात क्लियर है? चल, अगला क्वेश्चन है हमारा, गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है? गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है? एंडोमेट्रियम में, फंडस में, या योनि में, या इनमें से किसी में भी नहीं? तो ध्यान रखिएगा कि गर्भाशय की अगर बात की जाए तो इस तरीका से ये हमारा क्या है? तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। कौन सा? तो फीमेल रूप में, फीमेल प्रजनन तंत्र है।
फीमेल रिप्रजनन तंत्र में कह दें तो ये हमारा अंडाशय है। ये क्या है? अंडाशय है। ठीक है, ये हमारा फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब है। ये हमारा गर्भाशय है। ये क्या है? गर्भाशय है। ये हमारा सीमेन इसको कहते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग योनि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। क्या हमारा कह रहा है कि गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है? तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में निषेचन का काम होता है। फैलोपियन ट्यूब में निषेचन का काम होता है और उसके बाद हमारा यहाँ पर पहुंचता है जायगोट बनकर, और यही जायगोट बनकर यहाँ पर दीवारें क्या होती हैं, जिसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम बोलते हैं। और यही एंडोमेट्रियम में जायगोट जो है वो जाकर चिपक जाता है और यहीं पर धीरे धीरे क्या होता है, तो विकास होता है जायगोट का। जायगोट का क्या होता है? विकास होता है। तो ध्यान रखिएगा कि वही जायगोट किस में बदल जाता है? भ्रूण में बदल जाता है। तो यही भ्रूण का विकास कहाँ हुआ? एंडोमेट्रियम में हुआ। कहाँ पर हुआ? एंडोमेट्रियम में हुआ। बात क्लियर? चल, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग का हिस्सा है? लेबिया माइनोरा, परिपक्व पुटक, फैलोपियन नलिका और शुक्रवाहिका। तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि शुक्रवाहिका जो होता है वो केवल पुरुषों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? केवल पुरुषों में पाया जाता है। बाकी वो तीनों के तीनों, लेबिया माइनोरा, फैलोपियन नलिका और परिपक्व पुटक, ये तीनों के तीनों फीमेल जननांग के हिस्सा है। क्वेश्चन है, अनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? तो ये हमने कईयों बार बताया कि अनुवांशिकता का पिता किसे कहते हैं? तो ग्रेगर मेंडल को कहते हैं। किसे कहते हैं? ग्रेगर मेंडल को कहते हैं। डार्विन को क्या कहते हैं? विकासवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया था। विकासवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया था। तो विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो ध्यान रखेंगे कि डार्विन ने दिया था। ग्रेगर मेंडल ने अनुवांशिकता का पिता कहा गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन है, मेंडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे? मेंडल जो थे ऑस्ट्रिया में। कहां पर? ऑस्ट्रिया के जो एक मठ था उसमें ये क्या थे? पादरी थे। तो इसका सही आंसर ऑस्ट्रिया हो जाएगा। इसमें कुछ आपको जानने लायक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है। कह रहा है कि इनमें कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित होता है? देखिए, जब प्लांट की या बात की जाए एनिमल को, तो उनको अच्छे ढंग से अध्ययन करने के लिए, अध्ययन को सरल बनाने के लिए हम लोगों ने कैटेगराइज किया कि कैसे कैसे हम कैटेगराइज करके किसी भी चीज की समानता को पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा किस में जाएगा, कौन सा किस में जाएंगे। अब जैसे हमें पढ़ना होगा, ठीक है, तो आपको पता है कि जैसे बिल्ली है, जैसे अगर हम बात करें बिल्ली की, अगर बात की जाए बिल्ली की, तो बिल्ली का ही प्रजाति कौन सा है? तो आप कहेंगे सर चीता भी है, तेंदुआ भी है, ये सारे के सारे किसके प्रजाति हैं? तो आप कहेंगे सर बिल्ली की प्रजाति है। तो इस तरीका से हमें अगर अलग अलग पढ़ते हैं तो हमें क्या होता, मुश्किलें ज्यादा होती। तो उसके वजह से यहाँ पर वर्गीकरण किया गया, और वर्गीकरण किया गया तो सबसे ऊपर में रखा गया जगत को। सबसे ऊपर रखा गया जगत को, दूसरे नंबर पर रखा गया संघ को, तीसरे नंबर पर रखा गया मेरे भाई वर्ग को, चौथे नंबर पर रखा गया वर्ग के बाद गण को, पांचवें नंबर पर रखा गया कुल को, छठे नंबर पर रखा गया वंश को, और सातवें नंबर पर रखा गया जाति को। तो इस तरीका से हम अध्ययन करना शुरू कर दिया। अब जैसे जाति है, तो जाति में भी हम कहते हैं कि जाति से अगर ऊपर जाए तो किस वंश का जाति है, तो इस वंश का। अब वंश में जाते हैं तो देखते हैं कि किस कुल का है, तो कुल हो गया। कुल से किस गण का है, तो गण हो गया। फिर वर्ग संघ जगत। तो हमसे कहा कि सबसे ऊपरी पायदान पर कौन अवस्थित है? तो मेरे भाई सबसे ऊपरी पायदान पर जगत होता है। अब इसे आप नोट कर लीजिए, इसका क्रम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है। सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है
जीवाणु है, कवक है, शैवाल है, ए और बी दोनों है। देखिए, सूक्ष्म उपभोक्ता क्या होता है कि जिसको सरल से जो भी सड़ गए, गल गए, उसको फिर क्या कर देगा, तोड़-फोड़ के उसको खत्म कर देगा, खा के नष्ट कर देगा। तो उसको हम कहते हैं कि सूक्ष्म उपभोक्ता है, ठीक है? तो सूक्ष्म उपभोक्ता में जीवाणु भी आता है, कवक भी आता है, कहीं-कहीं शैवाल का भी नाम लिखा रहता है, तो आप ध्यान रखेंगे कि जीवाणु और कवक ही यहाँ सही आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। बात समझिए? चलिए, क्वेश्चन है मांसाहारी जीवों को कहा जाता है, मांसाहारी जीवों को कहा जाता है क्या? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। आपको शायद नहीं दिख रहे होंगे, तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा समझिए। देखिए, मांसाहारी जीवों को क्या 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 कहेंगे? प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, क्या कहेंगे? तो ध्यान रखिएगा कि जैसे ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी पर क्या है, तो आप कहेंगे कि पृथ्वी पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे क्या हैं, पेड़ पौधे हैं, ठीक है? बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। अब इस पेड़ पौधों को खाने वाला कौन है? तो आप कहेंगे कि सर खरगोश है। कौन है? खरगोश। तक खरगोश मेरे भाई, जिसको हम कहते हैं शाकाहारी, जिसको क्या कहते हैं? शाकाहारी। ये हमारा प्रथम उपभोक्ता होता है। क्या होता है? प्रथम उपभोक्ता होता है। अब इस खरगोश को मार के खाने वाला भी कोई जीव है, जैसे हम लोग खाते भी हैं, ठीक है? अब हम लोग खाते हैं, इसका मतलब कि हम नहीं खाते हैं। कुछ मनुष्य हैं जो खरगोश खाते हैं, कब, तो वो क्या है? तो जैसे खाने वाला मान लीजिए कि शेर हो गया, क्या हो गया? शेर हो गया। तो ये हमारा सेकंड उपभोक्ता हो गया, जिसको हमने मांसाहारी कहा। इसको हमने क्या नाम दिया? मांसाहारी। शेर को खाएगा कोई, कोई ना कोई खाएगा भाई, मरेगा। तो मरेगा तो ये क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि इसको भी खाने वाला कोई ना कोई है, ठीक है? इसको भी खाने वाला कोई ना कोई है, तो जिसको हम कह दें कि तृतीयक उपभोक्ता है। उसके बाद आ गया सूक्ष्म आ गया। तो इस तरीका से हम इसको बांटते हैं। तो मांसाहारी जो है मेरे भाई, वो किस में आ गया? तो आप कहेंगे सर कि द्वितीयक उपभोक्ता है। क्या है? द्वितीयक उपभोक्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर को स्थानांतरित होता है? यानी कि कहा जा रहा है कि अगर खाद्य श्रृंखला है, ठीक है? खाद्य श्रृंखला अगर बात की जाए, तो जैसे हमने ये खाद्य श्रृंखला बनाया है, ठीक है? ऊपर इस तरीका से हमने खाद्य श्रृंखला बनाया। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर पेड़ पौधा है, यहाँ पर मान लेते हैं कि पेड़ पौधा है, तो यहाँ अगर 100 है, तो यहाँ कितना पहुँचेगा? तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो पहुँचेगा वो 10% पर पहुँचेगा, यहाँ भी 10% पहुँचेगा, यहाँ भी 10% जाएगा और यहाँ भी 10% होगा। यानी कि कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर में जाएगा? तो 10% जाएगा। कितना परसेंट जाएगा? 10% जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये हमारा जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है थे मेरे भाई, ये सारा के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब इसको आप बेहतर ढंग से रिवीजन कर लीजिए, ताकि आपका और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और भी क्वेश्चन जो भी यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, हो सकते हैं कि यहीं से प्रश्न आ जाए, हो सकता है कि आपको जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसी में से क्वेश्चन आ जाए। तो इस वजह से आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप रिवीजन इसका अवश्य करें। तो चलिए, हमारे तरफ से आने वाले नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आप नए साल को बेहतर ढंग से एंजॉय करें और बेहतर एंजॉय करते हुए पुराने साल को भी अलविदा कहें, ठीक है? तो चलिए, हमारे तरफ से विशेष है हैप्पी न्यू ईयर का। तब तक आप अपना ख्याल रखें।